अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मकदम है इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लास 11th की किताबें तरतीबवार चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। माक़बल में हमने 2 चैप्टर पूरा कंप्लीट फाइनल कर दिया, जिसमें से आपके दरमियान ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और जो भी उसके अंदर के सवालात जवाबात थे हमने आपके दरमियान पेश कर दिया। आज मैं आप लोगों के दरमियान लेकर हाजिर हुआ हूँ तीसरा चैप्टर अशफाकुल्लाह खान साहब के ज़िंदगी के हवाले से कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। फिर उसके बाद इनका लिखा हुआ ख़त जो आपके निसाब के अंदर शामिल है, फिर अगले वाले असबाक में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि शुरू से आखिर तक आप बने रहें। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं अशफाकुल्लाह खान। सबसे पहले अशफाकुल्लाह खान 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी को शाहजहांपुर यानी यूपी में पैदा हुए। क्या हुआ? यानी कहते हैं कि अशफाकुल्लाह खान साहब जो थे वो 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी को शाहजहांपुर, ये जगह का नाम है, और ये जगह कौन सी कहाँ पे वाक़ है? यूपी के अंदर वाक़ है, वहीं पे ये पैदा हुए थे। ठीक है ना। उनके वालिद मोहतरम मोहम्मद शफीकुल्लाह खान मुहक्कमे पुलिस में इंस्पेक्टर थे, जिनका बचपन ही में इंतकाल हो गया। वालिदा मज़हरुन्निसा ने दूसरे 3 बेटों के साथ इनकी परवरिश की। वो पढ़ी लिखी खातून थी। यानी इनके बारे में कहते हैं कि इनकी वालिदा साहब जो थी दूसरे 3 बेटों के साथ इनकी परवरिश की, और इनकी माँ जो थी ना वो पढ़ी लिखी खातून थी। उसके बाद कहते हैं कि दीनी किताबों के अलावा अखबारातों रसाइल के मुताले का भी उन्हें शौक़ था। यानी इनकी माँ को दीनी किताबें तो पढ़ती ही थी, उसके बाद अखबार व रिसालात, अखबार व रसाइल के मुताला भी वो किया करती थी। अशफाक ने कम उम्र ही में शायरी शुरू कर दी और हसरत तखल्लुस इख्तियार किया। एक नामुकम्मल खुद नविश्त सवाने और तारीख़ी अहमियत के चंद खतूत नसर में इनसे यादगार हैं। यानी कहते हैं कि अशफाकुल्लाह खान जो थे वो कम उम्र ही के अंदर शायरी शुरू कर दिए और ये अपना तखल्लुस हसरत किया करते थे। देखिए इन लोग की ज़िंदगी को आप जब देखेंगे ना, गहराइयों से जब इनकी ज़िंदगी को आप पढ़ेंगे तो ये लोग ऐसे थे जो बचपन ही से इन लोगों का ज़हन एक अलग मिजाज का था। ये एक अलग राह पे थे। आज के बच्चों के तो वो 20-20 साल 22-22 साल के हो जाते हैं, फिर भी उनकी शायरी के 2 शेर भी अगर कह दिया जाए, यानी कि ख़ास तौर से मैं कह रहा हूँ उर्दू वाले बच्चों की जो इसमें अपना वक्त लगा रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छी तरह से वो नहीं बयान कर सकते, भले कि वो आखिर दर्जे तक भी वो पहुंच चुके हों इस लाइन से, लेकिन वो उनके लिए बयान करना मुश्किल हो जाता है। चूँकि वजह ये होती है कि बेतवज्जुही और लापरवाही से पढ़े रहते हैं, जिसके नतीजा ये होता है कि वो किसी काबिल आगे चलकर नहीं रहते हैं। तो इन लोगों की ज़िंदगी से हमें ये पता भी चलता है कि जिस तरह से ये लोग जिस मिजाज के थे और जितना ये ज़हीन थे, उससे कहीं ज़्यादा ये लोग मेहनत भी किया करते थे। ठीक है ना। उसी को कहा कि कम उम्र ही के अंदर शायरी शुरू कर दी और हसरत तखल्लुस किया करते। एक नामुकम्मल खुद नविश्त सवाने और तारीख़ी अहमियत के चंद खतूत नसर में इनसे यादगार हैं। आगे देखते हैं कि 13-14 बरस की उम्र से उन्होंने गिरदोपेश में होने वाले वाक़यात और मुल्की हालात से असर लेना शुरू कर दिया। यानी 13 से 14 बरस की उम्र में ये क्या अशफाकुल्लाह खान साहब जो थे वो गिरदोपेश यानी आस पास में जब देखते थे जो वाक़यात होता था और मुल्की हालात जो था उस वक्त का, उससे ये असर लेना शुरू कर दिए। यानी कि आप जानते हैं कि ये हमारा हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया कहलाता था। बाद में चलकर क्या हुआ कि अंग्रेज़ों का तसल्लुत इसके ऊपर हुआ, इस मुल्क के ऊपर, और इस पाक सरजमीन के ऊपर उनका नापाक पैर पड़ा, और उनकी नापाक साजिश की वजह से कुछ दिनों तक हमारे मुल्क वाले उनके गुलाम बनकर रहे। एक वक्त भी आया कि जब ये लोग खुद अपने आप को समझे और उनसे लड़ने के लिए अपने आप को तैयार किए, तो एक वक्त भी आया कि उनको इस मुल्क से मार भगाया और फिर मुल्क को अपने हाथ में वापस ले लिया। ठीक है ना।
تو کہتے ہیں اس وقت کی حالات جو تھی تو واقعات اور ملکی حالات جو کہیں کہیں آپ دیکھتے تھے کہ 1947 سے پہلے کتنی زیادہ لڑائیاں ہوئی ہے اس ملک کے اندر انگریزوں کی مخالف میں، ٹھیک ہے نا۔ تو 13 سے 14 برس کی عمر میں اشفاق اللہ خان جب پہنچے تو اس طرح کے جو بھی حالات تھے ملک کے اندر تو اس طرح سے اس سے یہ اثر لینا شروع کر دیے، مطلب یہ کہ یہ اس سے متاثر ہو گئے۔ دہلی میں وائسرائے کی سواری پر ایک انقلابی کے بم مارنے کے واقعے اور مین پوری ڈکیتی کیس 1911 عیسوی ماخوذ ملزموں کی قوم پرستی اور حریت پسندی سے وہ حد درجہ متاثر ہوئے، ان کے اندر انگریزوں سے نفرت اور خدمت وطن کی چنگاری بھر گئی۔ کیوں بھر گئی تھی؟ تو حالات کو دیکھتے ہوئے کہ جب حالات اس طرح سے ہوئے تو اسی وجہ سے یہ کہا ہوا کہ انگریزوں سے نفرت اور خدمت وطن کی چنگاری بھر گئی۔ زمانے طالب علمی میں والٹر اسکاٹ کی نظم لو آف کنٹری پڑھنے کے بعد ان میں وطن پر جان نثاری کے جذبات پیدا ہونے لگے۔ یعنی کہ والٹر اسکاٹ کی نظم ایک شخص ہے جنہوں نے ایک نظم لکھا تھا لو فور کنٹری، تو اس کو انہوں نے مطالعہ کیا اور مطالعہ کرنے کے بعد ان کے شوق جو ہے نا وہ وطن کے اوپر جان نثاری کا، یعنی وطن کے اوپر مر مٹنے کا ان کا کیا ہو گیا جذبات ان کے پیدا ہونے لگے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ان کے مطالعے میں آنے والی ایک انگریزی کتاب پیٹریٹس آف دا ورلڈ نے اسی چنگاری میں ہوا کا کام کیا اور اب ان کی شخصیت شعلہ بن چکی تھی۔ یعنی جب اس کتاب کو جب یہ مطالعہ کیے تو ان کی شخصیت ایسی تھی کہ بالکل آگ بن چکی تھی۔ آگے دیکھتے ہیں 8ویں جماعت کے بعد اسکول کی تعلیم کو اشفاق اللہ خان نے خیر آباد کہا۔ کیا کہتے ہیں؟ 8ویں جماعت کے بعد اسکول کی تعلیم کو اشفاق اللہ خان نے خیر آباد کہا۔ 1920 یا 21 عیسوی کے زمانے میں بنارسی لال اور پنڈت رام پرساد بسمل جیسے انقلابیوں کے صحبت میں شامل ہوئے۔ یعنی یہ بنارسی لال اور پنڈت رام پرساد بسمل جیسے انقلاب لوگ جو تھے تو ان کی صحبت میں اشفاق اللہ خان شامل ہوئے۔ کب؟ 8ویں جماعت سے فارغ ہونے کے بعد۔ ان اصحاب کے افکار و اعمال نے ہی ان میں وطن کے لیے جان نثاری کا جذبہ پیدا کیا۔ یعنی چونکہ یہ لوگ تھے بھی ویسے ہی، یہ وطن کے اوپر مر مٹنے کے لیے یہ لوگ بھی تیار تھے، تو ظاہر سی بات ہے صحبت جیسی رہتی ہے انسان اسی صحبت میں ڈھلتے چلا جاتا ہے۔ فارسی کا ایک بہت بڑا شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ یعنی کہ اچھوں کی صحبت آپ کو اچھا بنا دے گا اور بروں کی صحبت آپ کو برا بنا دے گا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جس طرح کی صحبت آپ اختیار کریں گے اس جیسا آپ کا جذبہ بھی ہوگا اور اس طرح سے آپ بن بھی جائیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں بابو کہ ان کے اصحاب کے افکار و اعمال نے ہی ان میں وطن کے لیے جان نثاری کا جذبہ پیدا کر دیا۔ اس کی وجہ بھی تھی یہی کہ یہ لوگ جو بھی تھے وہ بالکل ان کا بھی مر مٹنے کا جذبہ تھا۔ اسی زمانے میں اشفاق اللہ انڈین ریپبلکن ایسوسی ایشن نامی ایک خفیہ انقلابی جماعت میں شامل ہوئے جس کا مقصد ہندوستان میں ایک آزاد جمہوریہ کا قیام تھا۔ یعنی کہ یہ پبلکن ایسوسی ایشن نامی ایک خفیہ انقلابی جماعت ایک بنائی گئی، جو یہاں پہ نام ذکر کیا گیا، ایک جماعت بنائی گئی، کمیٹی بنائی گئی جس کے اندر جمہوریت کے قیام کا لوگوں کا مقصد تھا۔ تو اسی کو یہاں پہ کہتے ہیں جس کا مقصد یہی تھا کہ ہندوستان میں آزاد جمہوریہ کا قیام کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ اس ہندوستان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ آزادی سے رہ سکے اور اطمینان سے رہ سکے، اس انقلابی جماعت کا یہی مقصد تھا۔ اور یہ جو جماعت جو خفیہ جماعت جو بنائی گئی تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ اس ہندوستان کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بالکل آزاد رہیں اور ایک سمان رہیں، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھتے ہیں یہ جماعت کانگریس پارٹی کی پرامن اور آئینی انداز میں کی جانے والی سیاسی تحریک سے متعلق نہیں تھی۔ وہ انگریزی حکومت کے خلاف تشدد کے ساتھ کچھ کر گزرنے کے لیے بے چین تھی۔ اس نے اپنی انقلابی مہم کو مستحکم کرنے کے لیے فنڈ کی فراہمی کی خاطر سرکاری خزانے کو لوٹنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ یعنی کہ جو انقلابی جماعت جو بنائی گئی تھی تو
अंग्रेज़ी हुकूमत जो थी तो इनसे लड़ने के लिए जाहिर सी बात है इनके इनकलाबी मुहिम को मुस्तहकम बनाने के लिए कुछ रुपया कुछ पैसे की भी ज़रूरत थी। तो इन लोगों ने ये सोचा कि जो भी सरकारी ख़जाना है उसको लूट लिया जाए और उसको लूट लेने की वजह से हमारा जो है मिशन कामयाब हो जाएगा और हमारा माली हालात जो है वो बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 19 अगस्त 1925 ईस्वी की शब को जब सरकारी खजाने को लेकर एक ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ जाते हुए काकोरी पहुंची तो अशफाकुल्लाह और उनके 9 साथियों ने उस पर धावा बोल दिया और खजाने को लूट लिया। पूरे मुल्क में सनसनी फैल गई। हुकूमत की मशीनरी हरकत में आई और उनके 6 साथी गिरफ्तार कर लिए गए। यानी कि 19 अगस्त 1925 ईस्वी की रात को जब सरकारी खजाने को लेकर ट्रेन काकोरी पहुंची तो वहां पे अशफाकुल्लाह साहब और उनके 9 साथियों ने मिलकर उसके ऊपर धावा बोला और सरकारी खजाने को लूट लिया। पूरे मुल्क के अंदर क्या हुआ, सनसनी फैल गई। इस वाक़ये से सारे मुल्क में एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। उसके बाद कहते हैं हुकूमत के जितने भी कारकुनान थे वो बिल्कुल वो कहते हैं ना, हुकूमत के जितने भी कारकुनान थे वो चौकन्ना हो गए और उसके बाद वो इसकी जांच परख में लग गए कि किसने किया है। उसके बाद जांच परख करने के बाद कहते हैं कि इनके 6 साथी गिरफ्तार कर लिए गए। अशफाकुल्लाह भागलपुर, हजारीबाग और टाल्टेनगंज में साल भर तक रुपोश रहे। आखिरकार सितंबर 1926 ईस्वी दिल्ली में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि साल भर तक तो ये रुपोश रहे डाल्टेन के अंदर। उसके बाद इनको 1926 ईस्वी के अंदर 26 ईस्वी में दिल्ली में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब वहाँ से दिल्ली आए तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद कहते हैं हुकूमत ने मुकदमा चलाया और 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है ना। तो भी फांसी दे दी गई। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की तारीख में अशफाकुल्लाह का शुमार सफ़े अव्वल के मुजाहिदों में होता है। सफ़े अव्वल का मतलब होता है कि इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के अंदर पहले सफ़ में, यानी सबसे पहले सफ़ में जो लोग भी इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए पहली सफ़ जो लगाई थी कि हम अंग्रेज़ों से लड़ेंगे, तो उसके अंदर इनका नाम आता है। उसी कहा बाबू कि अशफाकुल्लाह का शुमार सफ़े अव्वल के मुजाहिदों में होता है। उन्होंने वतन पर जानिसारी की जो मिसाल कायम की वो गिरा कदर, यानी वो बहुत अहम है। इनका नाम भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद की सफ़ में लिया जाता है। तो इस तरह से अशफाकुल्लाह खान साहब जो थे वो अपने हिंदुस्तान के लिए मर मिटने के लिए, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। जाहिर सी बात है, क्यों ना होते, इस हिंदुस्तान के ही मिट्टी पे ये जन्म लिए थे। और जब ये देखें ये लोग कि हिंदुस्तान के ऊपर गैरों का तसल्लुत होता चला जा रहा है और उसका जुल्म बढ़ता जा रहा है, तो फिर गयूर मर्द जो होते हैं ना, उनको खुददारी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। यानी कि वो खुद अपने जान को गंवा देंगे लेकिन किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे। ठीक है ना। तो अंग्रेज़ों के आप हालात जानते हैं कि जब इस मुल्क के अंदर आए थे तो किस तरह से लोगों के ऊपर उन्होंने जुल्म और ज़्यादती करना शुरू कर दिया और लोगों का जो हक था किस तरह से मार कर छीन कर वो कब्जा करना शुरू कर दिए थे। ये बात जाहिर है, ये बात सबके दरमियान जाहिर है। ठीक है ना। तो ये अशफाकुल्लाह खान साहब थे, जब इस तरह के हालात को देखे तो ये भी अपने वतन के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए। तो ये रहा कुछ मुख्तसर हालात अशफाकुल्लाह खान साहब के बारे में जो आपके दरमियान पेश किया गया। काफ़ी दर्दनाक वाक़या है। इनका ख़त जो है जेल से जब ये अपने वालिदा के नाम ख़त लिखते हैं तो हम पढ़ेंगे अगले सबक में। फिर इंशाअल्लाह इसको बेहतरीन अंदाज में आपको दरमियान लेकर मैं हाजिर हूँगा। तो आप इजाज़त दीजिए, अब हम रुखसत होते हैं, फिर मिलेंगे अगले सबक में। अशफाकुल्लाह खान का जो ख़त है अपनी जेल से अपने वालिदा के नाम जो ख़त लिखे थे उसको लेकर मैं फिर हाजिर हूँगा। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।